आज जो है आपका अभ्यास सीरीज का डे 6 होगा। ठीक है, कौन सा डे है? तो अभ्यास सीरीज का इससे पहले हम लोगों ने 5 क्लासेस हम लोगों ने देखा। आज जो है आपका डे 6 है। ठीक है, अभ्यास सीरीज में अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का संपूर्ण डिवीजन कर रहे हैं, जो कि 17वीं बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बीपीएससी के एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में ठीक ठाक होता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। 88 तक कर लिए थे, 89 से आज हम लोग को करना है। कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं हुआ? ठीक है, चाय का नहीं हुआ, ओपियम मतलब अफीम का नहीं हुआ, कॉफी का नहीं हुआ, विस्फोरा का नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे चारों विकल्प जो है आपका सही है, क्योंकि चाय, ओपियम, कॉफी और ध्यान रखिए सोरा, जिसको साल्ट पीटर कहते थे, सबकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो ब्रिटिश काल में ही हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में ग्रामीण इलाकों में राजस्व प्राप्ति के साधन के साथ साथ यूरोप की जरूरत के हिसाब से भी सभी फसलों के उत्पादन के लिए कृषि वाणिज्यीकरण किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, 18वीं सदी के अंत में कंपनी ने जिन फसलों पर अपना ध्यान केंद्रित किया उनमें नील शामिल था, कच्चा रेशम शामिल था, कपास शामिल था, अफीम शामिल था, चाय एवं कॉफी शामिल था। ठीक है, अंग्रेजी शासन काल में बिहार में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, बिहार जो था, ध्यान में रखेंगे, अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, और बिहार जो था सोरा भी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जबकि मुगल काल में निर्यात की मुख्य वस्तुओं में सोरा शामिल था। ठीक है, ध्यान, सोरा एक विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जबकि उत्पादन ब्रिटिश काल तक या होता रहा। ये ठीक है, उनके नोनिया विद्रोह, ठीक है, उनके व्यापार के लिए मुख्य वस्तुओं में शामिल था इन सारे के सारे चीज, जिसकी चारों ऑप्शन की बात करेंगे सही है। ठीक है, ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, जो कि गलत क्वेश्चन है, ऑप्शन कोई दिया ही नहीं। अब देखें, अंग्रेजी शासनकाल भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो अफीम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो बिहार जो था आपका अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, याद रखेंगे। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित, ठीक है, निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ क्या था? ठीक है, स्टेपल कमोडिटी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो क्या था उसमें? कपास आते थे, रेशम आते थे, सोरा आते थे, अफीम आते थे। ठीक है, सबके सब कहाँ से निर्यात होते थे? तो ध्यान में रखें, सबके सब जो थे बंगाल से निर्यात होते थे। ठीक है, रेशम तो था ही, ठीक है, सोरा भी था, अफीम भी था, और साथ में देखेंगे तो आपका कपास भी था। ठीक है, ध्यान में रखना। बंगाल उस समय बात करेंगे कब की बात हो रही है? 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो बंगाल का ही हिस्सा जो था बिहार भी था। ठीक है, बंगाल से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं मुख्यतः रेशमी सूती वस्त्र, चीनी, नील, सोरा, अफीम और नमक होती थी। 1770 ईस्वी में एक चीनी यात्री जिसका नाम था डोब, क्या नाम था चीनी यात्री का? ठीक है, सॉरी, अंग्रेजी यात्री का नाम क्या था? जिसका नाम था डोब, ने लिखा कि चीनी, रेशम, सोरा के निर्यात से बंगाल को प्रभुत्व मात्रा में सोना चांदी मिलता है। मतलब इनका निर्यात होता था और उसके बदले में बंगाल में क्या आता था? सोना चांदी आता था। ठीक है, व्यापार संतुलन बंगाल के पक्ष में होने के कारण 1700 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने यह नियम बना दिया कि कोई अंग्रेज 1701 ईस्वी के पश्चात बंगाल के बने रेशमी वस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। अब यहाँ से बंगाल से क्या ले जाते थे? तो बंगाल से रेशम वस्त्र ले जाते थे, ठीक है, सोरा ले जाते थे, ठीक है, अफीम अफीम का व्यापार करते थे। मतलब इनसे क्या होता था, और उसके बदले में बंगाल को क्या देते थे? क्योंकि बंगाल को उस समय किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बंगाल जो था काफी अधिक प्रभुत्व संपन्न था। ठीक है, ब्रिटिश इस समय राज नहीं किया था। ब्रिटिश के राज बंगाल में 1757 और 1765 के युद्ध के बाद होता है। ठीक है, हम बात करें 1700 ईस्वी की बात हो रहा है। ठीक है, बदले में बंगाल को देना पड़ता था, सोना देना पड़ता था, तो इंग्लैंड का सारा सोना जो था कहाँ जाता था? बंगाल में आ जाता था। तो इसको देखते हुए ब्रिटिश संसद ने एक नियम बनाया, तो भाई साहब, तो मतलब बंगाल से बने रेशमी वस्त्रों का प्रयोग कोई नहीं करेगा। ठीक है, 1765 में रेशमी वस्त्रों पे 45% आयात कर लगा दिया। ठीक है, ध्यान में, कितने कर लगा दिया? 45% का आयात कर लगा दी। यूरोपीय देशों में भारतीय मसालों की अत्यधिक मांग थी, अतः सभी यूरोपीय कंपनियां मसालों के व्यापार की तरफ आकर्षित हुई, और मतलब आधुनिक अत्याधुनिक, ठीक है ध्यान, अत्यधिक मुनाफा मतलब प्राप्त किया। ठीक है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को कपास निर्यात करते हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी में भारत जो ब्रिटेन को क्या करते थे? कपास का निर्यात भी करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था? तो व्यापार संतुलन जो था बंगाल के पक्ष में था। ठीक है, अब ब्रिटेन के पास तो कुछ ऐसा तो कोई कोमोडिटी तो था नहीं जो बंगाल को दे, तो बदले में बंगाल से इन सारी चीजों को लेने के लिए क्या लेना पड़ता था? सोना चांदी देना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अफीम का मतलब क्या किया? खेती को मतलब क्या किया? बढ़ावा दिया। क्योंकि सेम कंडीशन उनके चीन के साथ भी, चीन भी बहुत अधिक संपन्न था, और चीन से इनको व्यापार करने के लिए बहुत कुछ चाहिए था। चीन को इनके बदले में कुछ नहीं चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं था जो कि मतलब ब्रिटेन में था। तो ये बिहार से, मतलब भारत से अफीम का उत्पादन करते थे, और वहां पे क्या बेचते थे? अफीम बेचते थे। चीन में क्या बेचते थे? अफीम बेचते थे, और उसके बदले वहां के कमोडिटी को मतलब इंग्लैंड भेजते थे। ठीक है, चलिए
18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं की बात करेंगे कौन थी, तो ध्यान रखेंगे सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। इसका मतलब 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध का मतलब शुरू में, उत्तरार्ध का मतलब बाद में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जिसका मतलब क्या होता था, निर्यात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे, ठीक है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे, तो फिर वही सेम क्वेश्चन आएगा, चाय वगैरह का निर्यात खूब होता था, अपने चरम पे था, ठीक है, तो ध्यान रखें क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, कपास का, ठीक है, कि ऊनी वस्त्र, कोयला, इस्पात का नहीं था, कपास हो जाएगा, चाय हो जाएगा, इन सब का निर्यात किया जाता था। बंगाल में अंग्रेज निर्यात करते थे, क्या चीज का निर्यात करते थे, शुगर ले जाते थे बंगाल से अंग्रेज, शुगर, चीनी, सिल्क, साल्ट, चाय, कपास, ये सब ले जाते थे, ठीक है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट इसके, ठीक है। आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी, तो शुरू में किसमें रुचि करते थे, शुरू में मतलब क्या करते थे, मसाले में इनकी रुचि थी, लेकिन बाद में इनकी रुचि अफीम में होती है, ठीक है, सिल्क में होती है, नील की खेती में रुचि होती है, चाय की खेती में इनकी रुचि बढ़ जाती है, लेकिन शुरू में जो इनका जो मुख्यतः जो रुचि जो था किसमें था, तो आप ध्यान रखें शुरू में इनकी रुचि जो थी मुख्यतः मसालों में थी, ठीक है। अगर बात करेंगे आर्थिक तौर पे 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों का शासन एक परिणाम था, ठीक है, आर्थिक तौर पे 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का क्या परिणाम था, तो भारतीय कृषि का मतलब क्या करना, वाणिज्यकरण करना, ठीक है, तो ये भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण किया गया, लेकिन इससे भारतीय कृषक को मतलब क्या हुआ, फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे भारतीय कृषि में वाणिज्यकरण एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, इसके पहले कृषि जीवन यापन का एक मार्ग था, न कि मतलब व्यापारिक पर्यटन, ठीक है। इससे पहले खेती भारत में की जाती थी, लेकिन उससे होता क्या था, जीवन यापन, मतलब जो फसल जो आपको चाहिए अपने जीवन यापन के लिए उन्हीं की मतलब फसल की जाती थी, लेकिन बाद में जाके इसका क्या किया गया, तो इसका व्यापारीकरण कर दिया गया। जब व्यापारीकरण करेंगे तो मुख्यतः कौन सा फसल उग जाएंगे, तो नकदी फसल, ठीक है, कौन सी, नकदी फसल, ठीक है, ध्यान, नकदी फसल का मतलब उपज होने लगा जिसमें चाय शामिल था, कॉफी शामिल था, रबर शामिल था, नील शामिल था, ठीक है, इस सब, तंबाकू शामिल था, मसाला शामिल था, मूंगफली था, गन्ना था, पटसन था, कपास था, ये सब के सब नकदी फसल थे। तो मुख्यतः कृषि का क्या किया गया, ब्रिटिश के द्वारा वाणिज्यीकरण किया गया। इस समय कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा, न कि ग्रामीण उपयोग के लिए। इन फसलों का ग्रामीण में कोई प्रयोग नहीं था। कृषकों को जबरन ऐसी फसल उत्पादित करने के लिए बाध्य किया जाने लगा। कृषक कौन थे, जीविकोपार्जन के लिए फसल का उत्पादन करते थे, लेकिन अब उनको बाध्य किया जाने लगा, सर तुम कौन सा मतलब फसल उपजाओ, तो नकदी फसल को मतलब उपजाओ, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जिसे आसानी से बाजार में बेचा जा सकता था, इन्हें नकदी फसल की संज्ञा दी गई। मूंगफली था, गन्ना था, पटसन था, कपास था, तिलहन था, तंबाकू था, मसाला जैसे वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया, तथा बागान, अब देखेंगे बागान वाला जो फसल जो होता है वो भी नकदी फसल के अंतर्गत ही आता है। इसमें चाय, कॉफी, रबर एवं नील में तो कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। कृषि का वाणिज्यीकरण का लाभ बिचौलियों को हुआ, कृषकों को कोई लाभ नहीं हुआ। बिचौलियों को हुआ, जिसको मिडिल मैन कहते थे, वो क्या करते थे, कृषक से मतलब औने पौने दाम में सामान को खरीद लेते थे, अब ब्रिटिश को अधिक कीमत में मतलब बेचते थे। ब्रिटिश क्या करती थी, इसको बाहर के देशों में या फिर ब्रिटेन भेजती थी, जहां पे इसका खूब डिमांड था। भारतीय चाय कॉफी का डिमांड तो अपने चरम पे था, ठीक है। मतलब कहते हैं सिर्फ ब्रिटेन की जो दिन की शुरुआत होती थी और शाम की जो शाम जो समाप्त जो होता था भारतीय चाय से होता था। भारतीय चाय का बड़ा डिमांड था ब्रिटेन में, ठीक है। भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत किसने की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे भारतीय इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस की शुरुआत की बात करेंगे, किसने किया, तो यहाँ पे ऑप्शन है कर्जन ने, विलियम बैंटिक ने, लीटन ने या फिर रिपन ने, किसने शुरू किया, तो क्या बताएंगे, तो ध्यान में रखेंगे ये हो जाएगा, कौन हो जाएंगे, मिंटो द्वितीय ने किया था, ठीक है। किसने किया था, तो भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत 1906 में तत्कालीन वायसराय मिंटो द्वितीय ने किया था। किसने किया था, तो मिंटो मिंटो सेकंड के द्वारा किया गया था भारतीय कृषक सेवा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि भारतीय कृषि एवं पशुपालन के विकास के तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में कृषि विभाग की स्थापना वो की गई थी, ठीक है। 1905 में कर्जन के द्वारा एक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे, ठीक है, भारतीय कृषि सेवा, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस की शुरुआत की बात करेंगे तो 1906 में मिंटो के द्वारा किया गया था, ठीक है, जो बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा के रूप में सामने आया, ठीक है। पूसा समस्तीपुर में पड़ता है, वहां पे आप जाओगे तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था है, लेकिन इसको अब बदल कर कहाँ भेज दिया गया, दिल्ली में भेज दिया गया, जो कि अभी वर्तमान में ICAR के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के लिए भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शब्द इंपेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द टर्म इंपेरियल प्रेफरेंस वाज अप्लाइड टू द, किसके लिए होता है, तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा की गए प्रजातीय भेदभाव के लिए,
ब्रिटिश हित के लिए की जा रहे भारतीयों के दमन के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश आयातों पे दी गई रियायतों के लिए। भारत में जब ब्रिटेन से जो सामान जो बेचता था, तो भारत बहुत बड़ी बाजार थी डेट टाइम भी, अभी भी है। ठीक है, तो वहां से मतलब जो सामान जो आती थी उनपे मतलब रियायत दी जाती थी, मतलब आयात का जो कर जो होता था उसको बहुत अधिक कम कर दिया जाता था, जिससे ब्रिटिश सामान भारत में क्या होती थी, सस्ती हो जाती थी। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में शब्द इंपेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया गया। ब्रिटिश व्यापारिक नीति मुख्यतः भारतीय संपदा का रोपण करना एवं ब्रिटेन को लाभ पहुंचाने की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ठीक है, औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पे बड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा, ठीक है, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर बड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलेंगे भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा की बात करेंगे, भारत में वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। ठीक है, उसके बाद का ऑप्शन बात करें, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पे बड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो भारतीय दस्तकारी उद्योग की बात करेंगे तो नष्ट हो गया। ठीक है, ध्यान रखें। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। ठीक है, तो भारतीय दस्तकारी उद्योग जो थे, मतलब दस्तकारी मतलब हैंडीक्राफ्ट उद्योग जो थे, पूरी तरीके से नष्ट हो गए, क्योंकि अब मशीनों से सामान बनते थे जो कि सस्ते भी होते थे, जल्दी मिल जाते थे। ठीक है, तो वो अब ब्रिटेन से बहुत सारे मशीनों से बने हुए सामान आ रहे थे, क्योंकि औद्योगिकरण की शुरुआत ब्रिटेन से होती है। अब भारत में जो दस्तकारी उद्योग जो थे कि वर्षों पुरानी उद्योग जो थी, वो पूरी तरीके से र्यूंड हो गई, मतलब बर्बाद हो गई। ठीक है, सोल्यूशन देखेंगे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, तो 18वीं शताब्दी के उत्तर मतलब बाद में 19वीं शताब्दी की शुरुआत की बात करेंगे, तो पश्चिमी देशों में तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफी अधिक बदलाव आया, जिसे हम लोग किस क्रांति के नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगर पूछेंगे औद्योगिक क्रांति के सूत्रपात और शुरुआत किस उद्योग को प्रभावित करने के लिए किया गया, तो वस्त्र उद्योग। ध्यान में रखेगा, इंपॉर्टेंट है। रोजगार निवेश की गई पूंजी और मूल्य आदि की दृष्टि से वस्त्र उद्योग की औद्योगिक क्रांति का सबसे प्रमुख था। वस्त्र उद्योग में सबसे पहले उत्पादन की आधुनिक विधियों का उपयोग किया। तकनीकी के इस विकास के कारण भारत में बहुतायत से सस्ती मशीन निर्मित वस्तुओं का बाजार पड़ गया। मतलब बहुत सारे मतलब सस्ती मशीन, बहुत सारी सस्ती वस्तु बाजार में आ गई, जो कि मतलब क्या थे, ध्यान में रखेंगे, मशीनों से बने हुए थे, जिससे भारतीय दस्तकारी उद्योग न केवल प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, बल्कि बंदी के कगार पे भी मतलब क्या हो गया, पहुंच गए, क्योंकि मतलब वो जो सामान जो भारत में बिकने आया वो सस्ती थी। ठीक है, मशीनों से बनी हुई थी। ठीक है, इस वजह से भारतीय जो वस्त्र उद्योग जो थे पूरी तरीके से मतलब क्या हो गया, समाप्त हो गया। यही सब रीजन था, क्योंकि आगे में जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाएंगे तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होगा, या फिर आप देखोगे तो स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का होली जलाना एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का पूरी तरीके कपड़ा उद्योग को मतलब इसने प्रभावित किया था ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से। ठीक है, आगे का ऑप्शन देखेंगे क्या है, एक मिनट, अब चलेंगे आगे, देखेंगे क्या प्रश्न है। ठीक है, देखेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था, तो ध्यान में, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्टेड इन लैंड। ठीक है, जो धनी वर्ग जो थे, जिनके पास पैसा था, उन्होंने मतलब क्या किया, उद्योगों में इन्वेस्ट करने की जगह पे क्या चीज इन्वेस्ट करना ज्यादा उचित समझा था, उन्होंने मतलब क्या किया, जमीन खरीदने में ज्यादा उन्होंने मतलब तरजीह दी। तरजीह किसको दी थी, जमीन खरीदने में दी। इंडस्ट्री का विकास इसी वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास न होने के कारण धनिक वर्ग, जो कि पूंजीपति वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह देना था, क्योंकि ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति से मुकाबला करने में वह सक्षम नहीं थे, वो नहीं टिक पाते, क्योंकि भारत में मशीनीकरण का अभाव था। ब्रिटेन से जो सामान आता था उस पर आयात कर कम था। भारत से जो सामान जो बनती उस पर ब्रिटिश अधिक निर्यात कर लगा देते, या फिर टैक्सेस अधिक लगा देते। तो भाई इनसे मतलब इनको देखते हुए भारतीय उद्योगपति टिक नहीं पाते ब्रिटेन के, ठीक है, मुकाबला नहीं कर पाते मुख्य रूप से उनका। ठीक है, साथ ही भूमि में निवेश सुरक्षित एवं अधिक लाभदायक मानते थे। ठीक है,
भारत में आधुनिक उद्योग की पहली बार भारी बढ़ोतरी 1860 के दशक में हुई। किसका प्रत्यक्ष परिणाम था? तो इसका प्रत्यक्ष परिणाम की बात करेंगे तो अमेरिका में गृह युद्ध के कारण यूरोप में मांग की वृद्धि हुई। ठीक है, अब अमेरिका में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया, तो शुरू से जो इनका जो कपड़ा वगैरह जो था, अमेरिका कॉटन का बहुत बड़ा था, सूती वस्त्र उद्योग का वो भी बहुत बड़ा था, सूती वस्त्र की कच्चा माल वहां से काफी आती थी। लेकिन अमेरिका में जब गृह युद्ध जब हो गई तो वहां से मतलब क्या हुआ, कपड़ा वहां से आना बंद हो गया, तो उसकी वजह से भारत में निर्भरता आपको देखने को मिलती है। तो अमेरिका में गृह युद्ध के कारण, ठीक है, क्या होता है वहां पे आप देखोगे यूरोप में मांग में क्या होती है, उत्पन्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब्राहम लिंकन के शासनकाल में अमेरिका में दक्षिणी राज्य और उत्तरी राज्य के बीच में गृह युद्ध आपको देखने को मिलता है, उसका व्यापार वहां से प्रभावित होता है, तो भारत के ऊपर इनकी निर्भरता जो है काफी अधिक तक बढ़ जाती है। ठीक है, भारत में आधुनिक उद्योग में पहली बार भारी बढ़ोतरी 1860 के दशक में हुई। अमेरिका में गृह युद्ध के कारण यूरोप में उत्पन्न हुई मांग का प्रत्यक्ष परिणाम था। मांग को पूरा करने के लिए भारत सर्वोत्तम विकल्प था। इसी समय भारत में 1853 में बंबई में कावस जी नाना भाई डाबर ने अत्याधुनिक सूती कपड़ा कारखाना स्थापित किया। कब? 1853 में। कहीं कहीं पे 1854 भी आपको मिलेगा, लेकिन 1853 ही लेता है। ठीक है, तो 1853 में बंबई में पहला, ठीक है, सूती कपड़ा कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो कावस जी नाना भाई डाबर ने किया था। किसने किया था? कावस जी नाना भाई डाबर ने किया था। ठीक है, तथा जूट के रेशे के सामान बनाने के लिए कोलकाता के समीप, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रिसरा नामक स्थान पर 1855 में पहला जूट का कारखाना लगाया गया था। ठीक है, तो अगर पूछेगा सम ध्यान, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे लगा? तो बॉम्बे में सबसे पहले लगा। लेकिन अगर पूछेगा जूट का कारखाना सबसे पहले कहाँ पे लगा, तो कलकत्ता के समीप रिसरा में। कहाँ पे? ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता के समीप रिसरा में। ठीक है, ध्यान रखें, 19वीं सदी में, 19वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था। फलतः देश को आजाद होने तक के समय 394 सूती वस्त्र मिले थे। ठीक है, जब देश आजाद हुआ तो उसमें कितने? 394 सूती वस्त्र मिले थे। ये भी डाटा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी सूती वस्त्र लगाने का प्रयत्न तो था, आई थिंक फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था, वो असफल हो गया था। लेकिन सफल जब से बात करेंगे तो बम्बे में सबसे पहली बार 1853 में, ठीक है, बम्बई में कावस जी नाना भाई डावर के द्वारा प्रयत्न किया गया। अगर जूट उद्योग की बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे, तो आपको कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता में। चलिए आगे की क्वेश्चन देखेंगे। भारतवर्ष में आधुनिक वस्त्र उद्योगों के तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग था? तो सबसे पहले भाई साहब का जूट उद्योग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भारतवर्ष में आधुनिक उद्योगों के तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जूट उद्योग हो जाएगा। ठीक है, प्रथम कपड़ा मिल बंबई में किसने खोली? नाम बता दीजिए किसने खोली। जस्ट अभी मैंने बताया, किसने खोली? ठीक है, कावस जी नाना भाई डावर जी ने। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, कब खोली गई? 1853 में। बताना 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? तो कौन था? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा वस्त्र उद्योग था? तो सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कला कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसरा में प्रथम जूट मिल खुलना। कब हुआ था रिसरा में प्रथम जूट मिल? 1855 दे रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कब हुआ था? 1907 में जो आपका था टाटा जमशेद जी के द्वारा स्थापित किया गया था। बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का खुलना की बात करेंगे 1853 की घटना। आप देखते हैं क्या तारीख सही, मैंने सही लिखा है कि नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 1907 में तो आपको क्या किया गया था? जमशेद जी के द्वारा किसकी? टिस्को की स्थापना की गई थी। लेकिन आई थिंक उससे पहले इसको की भी स्थापना हो चुकी थी, तो वहां से भी होता था। इसका पढ़ लेते सोल्यूशन क्या है। इसका ऑप्शन की बात करेंगे 20 सही है। ठीक है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1893 में की गई, सॉरी 1853 में की गई थी, बॉम्बे में कावस जी नाना भाई डाबर के द्वारा। इसका नाम क्या था? इसका नाम है द बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से स्थापित की थी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जब खोला गया, इसका नाम लिख लीजिए। उसका नाम क्या था? द बॉम्बे स्पिनर मिल, याद रहेगा, द बॉम्बे स्पिनर मिल। यही से प्रश्न आपको बीपीएससी में आपको दिख जाएगा था। बोलोगे सर हम तो पढ़े ही नहीं, तुम तो पढ़े थे। पहला सूती वस्त्र बॉम्बे में खोला गया 1853 में, कावस जी नाना भाई डाबर के द्वारा खोला गया। ये नाम कहाँ से पूछ दिया तो किसी किताब में नहीं देखे। तो इस किताब को पढ़ाने का मतलब यही रीजन है, जिसमें बहुत सारे अनछुए चीजों पे भी मतलब ध्यान प्रकट किया है। ठीक है, तो मिल का नाम क्या था? द बॉम्बे स्पिनर मिल। ठीक है, देश में प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में, ठीक है, ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज ऑकलैंड और बंगाली फाइनेंसर बाबू, ठीक है, बाबू बाय सुंबर सेन के द्वारा किया गया। ये भी नहीं दिया हुआ है बहुत जगह, 99% किताब में आपको नहीं मिलेगा ये। ठीक है, एनसीईआरटी में सर लिखा हुआ है। 1855 में जब मतलब यहाँ पे आपको स्थापित किया गया, कोलकाता में जब पहला जूट की कारखाना जो स्थापित किया गया 55 में, तो किसके द्वारा किया गया?
तो ब्रिटिश एंटरप्रेनर का नाम क्या था? जॉर्ज ऑकलैंड। क्या नाम था इसका? जॉर्ज ऑकलैंड का नाम ध्यान में रखेंगे। और जो बंगाली का जो फाइनेंशियल जो था उनका नाम क्या था? ठीक है, बाबू बाबू बासुम्बर सेन द्वारा कहाँ पे स्थापित किया गया? तो रिसरा में स्थापित कर दिया गया। रिसरा डेट टाइम किस प्रेसिडेंसी का हिस्सा था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ठीक है, भारत में प्रथम बार स्टील, ध्यान में रखेंगे, भारत में पहली बार स्टील लौह इस्पात का उत्पादन 1870 में बंगाल में आयरन वर्क्स कंपनी के द्वारा किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 1870 में कुल्टी, कुल्टी झरिया में। ठीक है, ध्यान में, कुल्टी झरिया में। तो कहाँ पे? कुल्टी झरिया में था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, कुल्टी झरिया में किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो उसके बाद बात करेंगे तथा बनपुर पश्चिम बंगाल में किया गया। तो उसके बाद अपना लगा लीजिएगा क्या ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सबसे पहले 53, फिर 55, फिर 1870 आ जाएगा। ठीक है, फिर से मिल कंपनी का नाम बता रहा हूँ, सूती कपड़ा मिल कंपनी का नाम द बॉम्बे स्पिनर मिल। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1855 में जूट का कंपनी जो स्थापित किया गया, उसमें जॉर्ज ऑकलैंड था, और बंगाली फाइनेंशियल का नाम क्या? बाबू बायसुम्बर सेन। ठीक है, देखेंगे एक प्रथा थी, ठीक है, जिसको बोलते कमौती प्रथा का तात्पर्य पूछा हुआ यूपीपीसीएस में। ठीक है, एक सामाजिक प्रथा थी, एक धार्मिक प्रथा थी, एक बंधुआ मजदूर की प्रथा थी। ठीक है, तो ये बंधुआ मजदूर का था। ठीक है, ध्यान रखिए क्या था? कमौती जो था बंधुआ मजदूर का आई थिंक था। ठीक है, कमौती प्रथा बंधुआ मजदूरी का एक रूप है, जिसे गुजरात में, ठीक है, दुबला और बली, ठीक है, और तमिलनाडु में पडियल कहा जाता था। किस नाम से जानते थे? ध्यान रखेंगे, तो कमौती प्रथा जो था, ध्यान में रखेंगे, बंधुआ मजदूरी की प्रथा थी, इसे गुजरात में किस नाम से जानते थे? दुबला के नाम से। किस नाम से? तो गुजरात में इसको दुबला और बली के नाम से जानते थे। ध्यान में रखेंगे। जबकि तमिलनाडु में किस नाम से जानते थे? तो तमिलनाडु में पडियल। ठीक है, किस नाम से जाना? पडियल कहा जाता था। तमिलनाडु में क्या कहा जाता था? तो तमिलनाडु में इसे पडियल कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिल रहा है, ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखिए 1881 का फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री अधिनियम जो था सबसे पहले बार 1881 में आया था, निम्नांकित दृष्टि से पारित किया गया था। क्या था? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में भी। ठीक है, तो किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष तक कमाई के बच्चों के नियोजन पर रोक लगा दी गई। ठीक है, श्रमिकों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति दी गई। उसके बाद बात करेंगे औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी नियत कर दिया गया। महिला कर्मियों को काम के घंटे को कम कर दिया गया। नहीं, महिला कर्मियों की काम के घंटे को कम किया गया था दूसरा फैक्ट्री अधिनियम में। ठीक है, जबकि इसमें नहीं था, इसमें केवल था पहला फैक्ट्री अधिनियम में क्या था? तो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नियोजन पे मतलब क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखो, तो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चा किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी आप लोग जानते हैं ना, किसी भी जगह पे काम करने के लिए एटलीस्ट 14 साल तो उम्र होनी चाहिए। ठीक है, पहला कारखाना अधिनियम की बात करेंगे, 1881 में आया था। किसके समय? रिपन के समय में आया था। ठीक है, ध्यान रखें, पहला कारखाना अधिनियम किसके समय में आया था? तो रिपन के समय में आया था। कब आया था? तो 1881 में। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण एवं उनके स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था करना था। क्या प्रावधान था इसमें? तो इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार से थे। ठीक है, यह उन कारखानों को लागू करना था जहां श्रमिकों की संख्या मतलब 100 से ज्यादा था। ठीक है, ये कंडीशन था। ये कहां पे लगता? कारखाना अधिनियम कहां पे लगता है? जहां पे 100 से अधिक मतलब श्रमिक काम करते थे। ठीक है, क्या था? तो ध्यान रखेंगे इस अधिनियम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों को काम करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित कर दी गई। मतलब जिनका उम्र 7 से लेकर 12 वर्ष तक है, उनको 9 घंटे से ज्यादा मतलब काम नहीं करवाया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत प्रतिदिन 1 घंटे का आराम एवं महीने में, ठीक है, 4 दिन की छुट्टी का भी प्रावधान था। तो 1881 में जो कंपनी अधिनियम आया, इसमें क्या था? तो प्रतिदिन 1 घंटे का आराम भी मिलता था, और साथ में मतलब महीने में कितनी दिन की छुट्टी का प्रावधान था? 4 दिन। कितने दिन की छुट्टी का प्रावधान था? 4 दिन को मतलब क्या मिलता था? तो 4 दिन का आपकी छुट्टी भी मिलती थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो अभी जस्ट हमने बात किया, पहला 81 में था, और दूसरा जो था 91 में था। ठीक है, अब दूसरा फैक्ट्री अधिनियम की बात करेंगे तो भारत में 1891 का कारखाना अधिनियम क्यों लागू किया गया? ठीक है, तो भारत में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए, भारत में उद्योगों का आधिकारिक शासकीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, अंग्रेज उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए, ठीक है, ताकि भारतीय उद्योगों पर आधिकारिक राजनीतिक नियंत्रण किया जा सके। क्या रीजन था? तो इसका ऑप्शन जो है आपका लिया सी में क्या है? तो सी में देखेंगे इसका क्या है? अंग्रेज उत्पादकों के लिए समान अवसर क्या करने के लिए? उपलब्ध करवाने के लिए दूसरा कारखाना अधिनियम आता है, और दूसरा कारखाना अधिनियम आता है 1891 में आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखेंगे क्या था इसमें, तो 19वीं शताब्दी में भारत में कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की दशा में सुधार एवं उनके लिए विधि बनाने की मांग सर्वप्रथम ब्रिटेन में, ठीक है, सर्वप्रथम ब्रिटेन में लंकाशायर में, ठीक है, ब्रिटेन के लंकाशायर में कपड़ा कारखानों के मालिकों के द्वारा उठाई गई, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत के अंग्रेज कपड़ा व्यापारी
सस्ती मजदूरी श्रम के कारण उनके प्रतिद्वंदी न बन जाए। ठीक है, इस मांग का समर्थन भारतीय श्रमिक नेताओं ने भी किया। ठीक है, कारखाना अधिनियम 1891 में लागू किए गए, जो सामान्यतः ब्रिटेन एवं भारत के अंग्रेज उत्पादकों के बीच में समान अवसर उपलब्ध करवाना था। क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेज की बात करेंगे, ब्रिटेन में की बात करेंगे, मजदूरी महंगा था, तो वहां से जो कपड़ा बनती, तो कपड़ा क्या होती, महंगी बनती, जबकि भारत में क्या था, श्रमिक सस्ता था। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश लोग जो इन्वेस्ट कर रखे थे यहाँ के मतलब फैक्ट्रियों में, तो उनको मतलब सस्ता कपड़ा बेचने का मौका मिलता। तो इंग्लैंड से जो कपड़ा आती है, भारत में जो कपड़ा आती है, तो दोनों में अंतर हो जाता ना, तो इस वजह से मतलब इन्होंने किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में भारत में फैक्ट्री कानून लागू करना भारतीय सरकार पर किसके दबाव का परिणाम था? भारतीय मजदूर संघ का, भारतीय समाजवादियों का, या फिर लंकाशायर तथा मैनचेस्टर के विनिर्माताओं का? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, द मैन्युफैक्चर फ्रॉम लंकाशायर एंड द मैनचेस्टर। ठीक है, मतलब इनके जो विनिर्माता जो थे, इनके जो मैन्युफैक्चरर जो थे, उनका बहुत अधिक मतलब क्या था, दबाव था। क्यों दबाव था? क्योंकि लंकाशायर मैनचेस्टर में क्या थी, मजदूरी तो वहां पे महंगी थी, क्योंकि वहां पे काम करने वाले कौन लोग थे, वो लोग ब्रिटिश लोग थे, उन लोग को ज्यादा पैसा देना होता था। जब मजदूरी जब किसी भी महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कपड़े की कीमत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत में क्या था, मजदूरी सस्ता था, तो भारतीय कपड़े का दाम कम हो जाता था। तो भारत के बने कपड़े जो थे या लंदन के बने कपड़े में कीमत में जमीन आसमान का अंतर हो जाता था। इसलिए फैक्ट्री अधिनियम लाके कंट्रोल करने की काम जो थी सरकार ने किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो एनएम लोखंडे ने की थी। किसने की थी? तो एनएम लोखंडे ने बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की क्या की? स्थापना की। ठीक है, भारत में मजदूर संगठन का प्रारंभ, ठीक है, एनएम लोखंडे ने किया था। 1890 में लोखंडे ने काम करने की परिस्थितियों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए बंबई के कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों की एक संस्था बनाई, जिसको किस नाम से जानते हैं? बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, 1908 में बंबई में श्रमिक संघ का आयोजित हड़ताल का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या कारण था? तो सिंपल सी बात है, अरेस्ट ऑफ तिलक। ठीक है, 1908 में तिलक को अरेस्ट किया गया और उनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, किसमें? तो ध्यान रखें, इनको 6 वर्ष की मतलब राजद्रोह के आरोप में मतलब इनको सजा सुनाई गई थी। इनको किस जेल में भेजा गया था? तो आई थिंक मांडले जेल में इनको भेजा गया था। ठीक है, मांडले जेल कहाँ पड़ता था? मांडले जेल म्यांमार, वर्मा में। हाँ, ठीक है, म्यांमार में पड़ता था आपका मंडले जेल। हाँ, बर्मा भी कह सकते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की कारावास की सजा के विरोध में बंबई में कपड़ा मजदूर संघ ने 6 दिन तक व्यापक मतलब राजनीतिक हड़ताल की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल जूट श्रमिक संघ द्वारा आयोजित पहली व्यापक हड़ताल कब हुई? बंगाल जूट श्रमिक संघ के द्वारा पहली व्यापक हड़ताल की बात करेंगे कब हुई, जरा इस पे भी प्रकाश डालेंगे। तो ये कब होता है? ध्यान रखो, 1929 में होता है। ठीक है, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसा। बंगाल जूट श्रमिक संघ के द्वारा पहली, ठीक है, व्यापक हड़ताल जुलाई अगस्त 1929 में होती। अभी मैं एक प्रश्न पूछ लेता, तो बंगाल में जूट की पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? 1955 में रिसरा में। 1855 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? नाम क्या बता? ब्रिटिश का नाम क्या था? भूल गए ना? एक बाबू सेन थे फाइनेंसर, जॉर्ज ऑकलैंड एक फाइनेंसर भी था। ठीक है, कहाँ पे? रिसरा में। ठीक है, अब आता है 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की? ठीक है, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की? तो मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की? तो मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की। 1916 में बने इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो टीएच हॉलैंड थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, भारतीय उद्योग आयोग बना था 1916 में बना था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे, ध्यान में रखें, कौन थे? तो टीएच हॉलैंड थे। कौन थे? टीएच हॉलैंड थे। लेकिन इस आयोग के रिपोर्ट के बाद भी अलग से 1918 में रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया? तो महामाना साहब ने। ठीक है, जिनको बोलते थे मदन मोहन मालवीय साहब। ठीक है, प्रथम ट्रेड यूनियन कंपनी एक्ट कब पारित हुआ? प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1926 में। ठीक है, प्रथम ट्रेड अधिनियम जो होता है पारित होता है 1926 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में पारित हुआ था। इसके द्वारा पंजीकृत यूनियनों को हड़ताल करने की मान्यता मिल गई थी। इससे पहले नियम नहीं था कि मजदूरों से बलपूर्वक काम करवाया जाता था, ठीक है, तथा पैसा भी नहीं दिया जाता, परंतु इस अधिनियम के तहत वे हड़ताल अब कर सकते थे। ठीक है, तो पहला ट्रेड अधिनियम पारित हुआ था 1926 में पारित हुआ था। ठीक है,
अब यहाँ पे देखेंगे, अब यही ट्रेड अधिनियम जो 1926 में पारित हो गया, फिर इसी को लेकर 1929 के आसपास फिर विवाद निकल कर आएगा, जिसको बोलेंगे ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसका विरोध भगत सिंह और उनके साथी 32वें दत्त जी ने भी किया था। इसमें हड़ताल करने से मजदूरों के अधिकार को रोक दिया जा रहा था, उसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है, जो कि आगे चल के आएगा। 1870 के दशक में बंबई सचिवालय का 1870 के दशक में बंबई सचिवालय का अभिकल्प डिजाइन किसने तैयार किया था? बताना। 1870 के दशक में बंबई सचिवालय का अभिकल्प डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इनका नाम था, ठीक है, क्या नाम था? HST क्लेयर विल्किंसन, ठीक है। बंबई सचिवालय का डिजाइन तैयार करने का जानता है क्लेयर विल्किंसन को। किसको जाता है? क्लेयर विल्किंसन को। देख रहे कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न है ये सब। किसी भी अभी बीपीएससी में ये सब प्रश्न अभी बहुत नॉर्मल सीडीएस वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, बहुत सारे प्रश्न पूछ चुका, तो यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1870 के दशक में बंबई सचिवालय का अभिकल्प डिजाइन की बात करेंगे तो एच सेंट क्लेयर विल्किंसन ने, ठीक है, विनिसियन गोथिक शैली में 1874 में तैयार किया। तो ये भी पूछेगा बंबई जो सचिवालय का डिजाइन किस शैली में है, तो गोथिक शैली है। गोथिक शैली मुख्यतः क्या चीज को बनाने में प्रयोग किया जाता था, क्या बताएंगे? चर्च। गोथिक, हाँ बिल्कुल, चर्च बनाने में गोथिक शैली का प्रयोग होता था। गोथिक शैली को लेकर कौन आया था? किसके द्वारा गोथिक शैली को लाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा गोथिक शैली को लाया गया था, ठीक है। और ये डिजाइन की बात करेंगे कब तैयार हुआ था बंबई सचिवालय का, तो 1874 में। कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 1874 में, ठीक है। अब देखेंगे निम्नलिखित घटनाक्रमों का कालानुक्रम क्या है? भारत में कपास के निर्यात का ह्रास, भारत में कपास उत्पादन में तेजी, अमेरिका में गृह युद्ध, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो अमेरिका में गृह युद्ध जो था 1861 से लेकर 1865 तक चलता। इस समय किसका कार्यकाल होगा? अब्राहम लिंकन का काम होगा, ठीक है। गृह युद्ध का कारण क्या था? तो भाई साहब उत्तरी और दक्षिणी राज्य, ठीक है। एक राज्य में क्या था? एक राज्य में आपका क्या बोलते हैं उसको, गुलामों से मतलब खेती वगैरह करवाई जाती थी। दूसरे राज्य जो था इसका विरोधी था, ठीक है। इस वजह से दोनों राज्यों के बीच में क्या हुआ? गृह युद्ध होता है। हालांकि दक्षिणी राज्य बाद में जीत जाता है, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप बाद में लिंकन की हत्या भी हो जाती है, ठीक है। इस युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अमेरिकी गृह युद्ध से पूर्व ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग हेतु रुई अमेरिका से प्राप्त होता था। अभी मैं बोला ना कॉटन का, रुई की बात करेंगे, सबसे बड़ा उत्पादक अभी भी अमेरिका, उस समय भी था। लेकिन अब यहाँ पे गृह युद्ध हो गया तो वहां से आयात जब बंद हो गया, ठीक है, सॉरी, वहां से निर्यात जब बंद हो गया तो इसके लिए डिपेंडेंसी कहाँ पे बढ़ेगी? तो भारत पे डिपेंडेंसी मतलब बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। परंतु 1846 में अमेरिकी कपास की खेती विफलता से, ठीक है, भारत में कपास तलाशने लगे, परंतु रेशे लंबे न होने के कारण उनका विकास नहीं हुआ। परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान वहां का उत्पादन ठप हो गया और भारतीय उत्पादन में तेजी आ गई, ठीक है। ब्रिटिश उद्योगपति, ठीक है, भारतीय कपास पर निर्भर रहने लगे। सही क्रम की बात करेंगे ए है। तो सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 2 आता है, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले क्या होगा? एक में क्या था? तो एक में हमारा था, ठीक है, भारतीय कपास के निर्यात में क्या होता है? ह्रास होता है। उसके बाद क्या होता है? अमेरिकी में गृह युद्ध आता है, तो ये 3 नंबर पे जाएगा। जब गृह युद्ध जब आ जाएगा तो भारत में कपास के उत्पादन में मतलब क्या होगा? तेजी होगा, क्योंकि गृह युद्ध हुआ तो अमेरिका से कपास आना बंद हो गया, तो उन लोगों का निर्भरता किस पे हो गया? भारत में कपास के उत्पादन पर उन लोगों की निर्भरता हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न जो था आपका था, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे प्रश्न संख्या 118, ठीक है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, बताइए, बीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। पंजाब लैंड, ठीक है, एलिनिएशन एक्ट पास इन द ईयर किस साल में पास किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1900 में। कब पास किया गया? 1900 में पास किया गया, ठीक है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1909 में कर्जन के द्वारा लाया गया। कर्जन ने भारत में आने से पूर्व यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था, जिससे यहाँ की जनता त्रस्त थी। उसने यह अधिनियम पारित कराकर किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाले बेदखली से बचाया। किसानों को कम सूद पर ऋण की सुविधा देने के लिए कृषि बैंक और सरकारी समितियों की स्थापना भी की। सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए कर्जन ने 1901 में एक आयोग का भी स्थापना किया था, ठीक है। आई थिंक इसको लीड जो कर रहा था उसका नाम था मैनक्रिप था, ठीक है। सिंचाई आयोग को लीड कौन कर रहा था? मानक्रिप था ना, सही बता रहा हूं ना, ठीक है। तो 1901 में एक सिंचाई आयोग भी उसने मतलब बनाई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कर्जन के शासनकाल में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? तो 1900 ईस्वी में पारित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। बंगाल में अकाल का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो सरकार द्वारा वस्तुओं को न भेज, नॉट सेंडिंग द गुड्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इस वजह से बंगाल में क्या होता है? अकाल आता है, ठीक है। कंपनी शासन के दौरान अकाल 1769-70 ईस्वी में पड़ा। यह बंगाल अकाल, यह भयंकर अकाल था जिससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की 1/3 आबादी नष्ट हो गई। कंपनी ने अकाल एवं पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने के बजाय ठीक उल्टा इस विषम परिस्थिति में भी लाभ उठाया, ठीक है। स्थिति इतनी खराब हो गई थी, लोग अपने बच्चे तक को बेचने लगे थे। लोग
मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब इतनी खराब स्थिति थी ना, मरे हुए लोग को मतलब मांस, मतलब इंसान को खा रहा था, मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी, ठीक है। और ह्यूमन ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया था, लोग बच्चे तक को अपने बेच रहे थे, पत्ते खा के लोग जीवित रह रहे थे। 1/3 जनसंख्या बंगाल में क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसी के क्रम में आप देखोगे तो बिहार का जो गोलघर है इसी के आसपास, ठीक है, इसी घटना के परिणाम देखोगे तो बिहार के गोलघर भी आपको आगे चल के स्थापित देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बाद भी फिर अकाल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे निम्न में से, ठीक है, निम्न में से 19वीं शताब्दी, ठीक है, निम्न में से 19वीं शताब्दी में परे किस अकाल को प्रकोप का समुद्र मतलब सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है, ठीक है। बिहार अकाल 1873, राजपूताना 1868-69, या फिर और कौन सी अकाल है, तो आ जाएगा आपका यहाँ वाला, ठीक है, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा वाला जो 66-67 में था, और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी 66-67 में था, ठीक है। तो 66-67 का ओडिशा का अकाल अपनी भयावहता के कारण प्रकोप का समुद्र कहा जाता है, ठीक है। इस अकाल से भारत का पूर्वी तट प्रभावित हुआ। इस काल में क्षेत्र का लगभग 1,80,000 मील तक का था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इससे प्रभावित होने वाले लगभग कितना था, 4,75,000 थे, ठीक है, 75,000 है नहीं, 4,75,00,000, ठीक है। तो ध्यान में रखना है 1866-67 का ओडिशा का काल को क्या बोलते थे, किस नाम से जानते हैं, तो इसको ध्यान, समुद्र का प्रकोप, प्रकोप का समुद्र के नाम से इनको जाना जाता है। द मोस्ट ट्रेवल फैमिन ब्रिटिश पीरियड अकॉर्ड ड्यूरिंग द विच ईयर्स, ठीक है, कहने का मतलब है अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक काल किस वर्ष आया, तो 1800, ठीक है, 1876-78 में, 1876-78 में इस समय एक अकाल आयोग भी बनेगा, ठीक है। 1876-78 का अकाल, ठीक है, अंग्रेजों के सबसे भयंकर अकाल था, अंग्रेजों के समय का सबसे भयंकर अकाल था। इसका अधिकतर प्रभाव मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश और पंजाब पर हुआ। लगभग 2,57,000 वर्ग का क्षेत्र, जिसमें 5,80,00,000 लोग बसते थे, इसकी चपेट में आ गया। अनेक ग्राम उजड़ गया और भूमि का विस्तृत क्षेत्र जो था कृषि मतलब रहित हो गया, ठीक है। तो सबसे भयंकर अकाल जो आया था, ठीक है, 1876-77 में आया था। इसी समय जो गवर्नर जो लिटन होंगे, ठीक है, और इसी समय एचिसन कमेटी आई थिंक बनी थी, ठीक है। एचिसन था कि एस्टर्ची था, नहीं एस्टर्ची था आई थिंक, ठीक है, एस्टर्ची होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन था, तो वही एस्टर्ची हो जाएंगे, जो क्वेश्चन अभी हम चर्चा कर रहे थे, एस्टर्ची हो जाएंगे, ठीक है। कैंपेबल समिति की बात करेंगे 1866 में ओडिशा काल के बाद सर जॉर्ज कैंपेबल की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। याद रखिएगा ये सारा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब के सब अकाल से संबंधित, ठीक है। अकाल को दूरछिप भी कहा जाता था, तो अगर एग्जाम में दूरछिप वगैरह आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ध्यान रखिए, उसको अकाल को ही कहते थे, ठीक है। तो कैंपेबल समिति कब बनी थी, 1866 में बनी थी, ओडिशा अकाल से संबंधित है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात एस्टर्ची आयोग की बात करेंगे, 1878 में बनता है एस्टर्ची आयोग। वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा रिचर्ड एस्टर्ची की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया, जो प्रथम अकाल आयोग था, ठीक है। प्रथम अकाल आयोग कब बना था, 1878 में बना। किसके नेतृत्व में, तो रिचर्ड एस्टर्ची के नेतृत्व में, ठीक है। वायसराय कौन थे उस समय, तो वायसराय उस समय लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। आयोग ने 1880 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। कब रिपोर्ट दी थी आयोग ने, एस्टर्ची आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो 1880 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस आयोग की सिफारिश पर 1883 में भारतीय अकाल संहिता की रचना की गई। तो 2-3 प्रश्न बनता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखिए एस्टर्ची आयोग से प्रश्न क्या बनेगा, तो एस्टर्ची आयोग की बात करेंगे तो भारत का पहला ये आयोग था जो कि अकाल से संबंधित थी। गवर्नर याद रखिएगा, वायसराय याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, लिटन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लिटन हो जाएगा। आयोग कब बनी थी, 78 में बनी थी, 1878 में आयोग बनी थी। रिपोर्ट कब दिया था आयोग ने, तो 1880 में अपना रिपोर्ट दिया था। इस आयोग के रिपोर्ट पे 1883 में क्या बना था, तो 1883 में आपका क्या बना था, अकाल आयोग बना था। क्या बना, अकाल संहिता, सॉरी अकाल संहिता बना था। कब बना था अकाल संहिता, तो ध्यान में रखना कब बना था, 1880 में आपका अकाल संहिता बना था, सॉरी 1883 में आपका अकाल संहिता बना था, ठीक है। अब आता है लॉयल कमीशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लॉयल कमीशन की बात करेंगे तो 1897 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड इरविन द्वितीय ने सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में, ठीक है, इस आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने प्रथम बार लॉयल द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का मतलब क्या किया, इस आयोग ने प्रथम आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का मतलब समर्थन किया। मतलब एस्टर्ची आयोग का जो सिद्धांत जो था ना, उसको मतलब इन्होंने क्या किया, समर्थन दे दिया, ठीक है। तो ये 1800 कब बना था, 1897 बना था, ठीक है। लॉयल कमीशन कब बना था, तो 1897 बना था। किसके शासनकाल में, एल्गिन के शासनकाल, एल्गिन द्वितीय, एल्गिन प्रथम नहीं, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अब आता है मैकडोनाल्ड, ठीक है। मैकडोनाल्ड आयोग की बात करें 1900 ईस्वी में बना था, एक कर्जन के शासनकाल में बना था। ये तृतीय अकाल आयोग की स्थापना थी। तो पहला अकाल आयोग
1878 में, ठीक है, किसके शासनकाल में? एस्टर्ची के, सॉरी, न्यूटन के शासनकाल में एस्टर्ची की अध्यक्षता कर रहा था। दूसरा की बात करें, लॉयल कमीशन की बात करेंगे, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में अध्यक्षता की बात करें, कौन कर रहा था? लॉयल ही कर रहा था, 1897 बना था, ठीक है। तीसरा कमीशन की बात करेंगे, 1900 ईस्वी बना था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, इसकी अध्यक्षता मैकडॉनल्ड कर रहा था, एंटोनियो मैकडॉनल्ड था। तीनों आयोग आपको ध्यान में रखना है, वायसराय का शासनकाल ध्यान में रखना है और साल याद रखना है। फिर से रिपीट करो, एस्टर्ची 1878 में बना, 1880 में अपनी रिपोर्ट दी, 1883 में अकाल संहिता का भी गठन किया गया। लॉयल कमीशन 1897 में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, मैकडॉनल्ड की बात करें 1900 ईस्वी में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, के शासनकाल में। आप देखेंगे 1880 में अकाल समिति का नियुक्त आयोग के अध्यक्षता किसने की? तो वही पर एस्टर्ची हो जाएगा, ठीक है। कौन बनेगा? 1800 ईस्वी में अकाल नीति बनी थी ना, 1880 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, हालांकि 1883 में अकाल संहिता बनी, 1878 में ही कमीशन बन गया था। यहाँ पे दे रहा 1880 में अकाल नीति पे नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो एस्टर्ची ने किया। इस समय वायसराय कौन थे? कौन थे वायसराय? लिटन। ठीक, कौन था? लिटन थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, लिटन थे। अब आते हैं, देखेंगे, ठीक है, भारतीय दूरछिप संहिता, ठीक है, दूरछिप को फैमाइन कहते हैं, अकाल कहते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया कि हो सकता है कुछ लोग हिंदी में कंफ्यूज करें। 1883 में निर्माण किया गया पहला अकाल संहिता, किसकी अध्यक्षता में थी? तो एस्टर्ची कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं बंगाल दूरछिप का, जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, मारे गए थे 1843 में, ठीक है, सॉरी 1943 में, इसमें लाखों लोग मारे गए थे। रीजन क्या था? तो बंगाल के सारे चावल को कहां दिया जा रहा है? ब्रिटिश सैनिकों को दिया जा रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, ठीक है। तो बंगाल के सारे उपज को कहां भेजा जा रहा था? तो बंगाल के सारे उपज को भेजा जा रहा था कहां पे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भेजा जा रहा था। इससे बंगाल में क्या हुआ? तो बंगाल में एक अलग से अनाज का वैकम क्रिएट हो गया और इस समय भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है। इस समय ध्यान में रखिएगा, इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था चर्चिल था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ के जो मतलब वायसराय जो था तत्कालीन बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था, उसने लेटर लिखे से बंगाल की स्थिति बहुत अधिक खराब है, फिर भी मतलब चर्चिल ने किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। चर्चिल एक बहुत ही अजीब बात बोलता बंगाल में जो सारे लोग मर रहे हैं तो गांधी कैसे जीवित है, गांधी अभी तक क्यों नहीं मरा, ठीक है। चर्चिल ने बजाबते के साथ लेटर में लिखा था, ठीक है, पत्र के माध्यम से। ब्रिटिश शासनकाल में 1943 में बंगाल में पड़े दूरछिप के चलते तत्कालीन 60.3 मिलियन की बंगाल की जनसंख्या में से लगभग आधी जनसंख्या विभिन्न प्रकार की बीमारी और अन्न प्राप्ति के अभाव के कारण दिसंबर 1945 में अकाल में कवलित हो गई, ठीक है, मतलब काफी लंबा चला था, 43 से लेकर 45 तक। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रश्न है, उसको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समय काल की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अकाल, ठीक है, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल, ठीक है, बंगाल का अकाल। तो 1843 तो ठीक ही है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाए? क्या पूछ रहा है? कौन से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है, बाकी सारे के सारे सही सुमेलित है, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल जो था 1860-61 में पड़ता है। बंगाल में अकाल हम लोगों ने 65-66 में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अकाल जो था 65-66 में आपको पड़ा था, उस समय पूरा तो बंगाल ही था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बंगाल, मैसूर में, हैदराबाद में अकाल जो 76-78 का अकाल पड़ा था, सबसे भयंकर अकाल अभी तक का माना जाता है, ठीक है। और केवल बंगाल में जो अकाल पड़ा 1843 में अकाल पड़ा, जिस समय चर्चिल जो था, ठीक है। रिपीट कर लीजिए, प्रश्न को देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसी समय मद्रास, मैसूर, ठीक है, हैदराबाद में जो अकाल बना, तब जाके लिटन के शासनकाल में एस्टर्ची आयोग इसी के समय बनाई जाती है, ठीक है। एस्टर्ची कमीशन की नियुक्ति इसी के दौरान होती है, ठीक है। अब आते हैं, राज्य में भारत में भयानक गरीबी के कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं था, ठीक है। राज्य में भारत में भयानक गरीबी के कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं था? क्या नहीं था? तो ध्यान रखें, ऊंची कर दरें, आधुनिक उद्योगों का अपर्याप्त विकास, भारत में विदेशी पूंजी का लगना, ठीक है, कृषि उत्पादन और देशी उद्योगों का क्षरण। तो क्या लग रहा है, क्या ऑप्शन नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर नहीं होगा। तो पूंजी लगने से कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ब्रिटिश राज्य में भारत की अचानक गरीबी के कारण विदेशी पूंजी निवेश नहीं था। आपूर्ति भयंकर अकाल के कारण कृषि उत्पादन की कमी, भूमि कर की ऊंची दर, देशी उद्योगों का क्षरण हो गया। औद्योगिक क्रांति के कारण भारत में कुटीर उद्योग पूरी तरीके से, हथकरघा उद्योग जो थे पूरी तरीके से समाप्त हो गए, तथा उनकी जगह किसने ली? तो उनकी जगह मशीनों ने ले ली, ठीक है, जिसका दबाव कृषि पर बढ़ा, जिसके कारण बहुत से लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए, ठीक है। भारत में इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन का सिद्धांत किसके बाद आरंभ हुआ? ठीक है, तो ध्यान रखें, दीवानी प्रदान करने के बाद, ठीक है, दीवानी पर, आफ्टर द गेटिंग द सिविल दीवानी अथॉरिटी, ठीक है, कब दिया गया था? तो आप इलाहाबाद के संधि के बाद। कब हुई थी इलाहाबाद की संधि? तो 1765 के बाद इनको दीवानी राइट आपको दे दिया गया था, ठीक है। तो भारत में धन का अविरल प्रभाव इंग्लैंड की ओर था, मतलब भारत से धन को क्या करते थे? इंग्लैंड भेज देते थे, ठीक है, जिसके बदले में भारत का पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक फल नहीं मिला। ऐसे धन को भारतीय
राष्ट्रीय नेताओं और अर्थशास्त्रियों ने धन की निकासी की संख्या दी। भारत से इंग्लैंड के लिए धन का प्रभाव प्लासी की विजय के साथ ही मतलब क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। लेकिन 1765 के बाद शाह आलम द्वितीय द्वारा अंग्रेजों को दीवानी प्रदान करने का धन के बहिर्गमन वृद्धि आपको देखने को मिलती है, जो कि बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि से मतलब क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, दादाभाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों को ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? तो ध्यान रखें कौन सा था लेख उनका, क्या था, तो इकोनॉमिक, क्या नाम था इनका, ठीक है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ठीक है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ठीक है, धन निष्कासी का सिद्धांत का जन्मदाता दादाभाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को, इंपॉर्टेंट है, तारीख याद रखिए। ठीक है, कब, 2 मई 1867 को इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की एक बैठक में पढ़े गए अपने एक लेख में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में अपना मत दिया। उनके लेख का नाम था, ध्यान में रखना, वहां पर उन्होंने विचार प्रकट किया, इंग्लैंड भारत पर अपने शासन की कीमत पर भारत से धन ऐंठ रहा है, इसके बदले भारत को कोई भौतिक लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि आप हमसे पैसा तो ले रहे हो, लेकिन इसके बदले में हमें कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। भारत में पहली बार 1868 में भारत के प्रति व्यक्ति आय सांख्यिकी अनुपात दादाभाई नौरोजी ने प्रस्तुत की, जिसमें 1 रुपया बताया गया था। प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? 1 रुपया बताया गया। ठीक है, कब थी? 1868, आपको तारीख याद रखना है। ठीक है, ध्यान में प्रस्तुत किया। जबकि प्रथम वैज्ञानिक अनुमान डॉक्टर वी के, जबकि प्रथम वैज्ञानिक अनुमान 20 किसने रुपया लगाया? बताया गया था प्रति 20 व्यक्ति रुपया आय। था। जी सर। ठीक है, ठीक है, 20 रुपया, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे बात करें प्रथम वैज्ञानिक अनुमान की बात करें, डॉक्टर BKRB राव ने दिया था। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक की बात करें पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला था। ठीक है, धन के बहिर्गमन सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। वे 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के भी सदस्य चुने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, 1892 में चुने गए थे। 1892 से लेकर 1895 तक मतलब ब्रिटिश लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में ब्रिटिश संसद में रहे थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। ठीक है, किस स्थान से चुने गए थे? तो फिन्सबरी से चुने गए थे। किस स्थान से चुने गए थे? तो फिन्सबरी से चुने गए थे। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह पहले भारतीय थे, उन्होंने धन के निष्कासी सिद्धांत के भर्त्सना ब्रिटिश पार्लियामेंट में की थी। ठीक है, भारत का आर्थिक इतिहास नामक पहली पुस्तक रमेश चंद्र दत्त ने लिया था। सबका नाम इंपॉर्टेंट होता है, सबने इसी तरह का थ्योरी दिया था। इसमें दादाभाई नौरोजी भी थे, RC दत्त साहब भी थे, रमेश चंद्र दत्त भी थे। इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा, BKRB राव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक का नाम जो था, धन की निष्कासी के सिद्धांत, जिस पुस्तक में जिन्होंने लिखा था उसका पुस्तक का नाम क्या था? तो उस पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और जिस लेख में इन्होंने पढ़ा तो उस लेख का नाम क्या था? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ठीक है, इन्होंने मतलब उस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय जो बताई थी वो 20 रुपया था। ठीक है, और सर ये जो पुस्तक था ना, ये 1902 में छपा था, दरोगा मेल से पूछा था। अच्छा, 1902 में छपा था। ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी एक तारीख होगी। अब चलते आगे। हाँ, भारत राज्य के समय भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने प्रकट किया? तो दादाभाई नौरोजी साहब ने। ठीक है, जो कि ऊपर हम लोगों ने देखा है। ठीक है, वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की? तो ध्यान रखें, दादाभाई नौरोजी ने। ठीक है, अब देखेंगे भारत के आर्थिक इतिहास पे पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, RC दत्त था, जो कि भारत के आर्थिक इतिहास पे पहली पुस्तक के लेखक कौन थे? तो RC दत्त साहब थे। ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलते, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुपात किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, दादाभाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया? तो दादाभाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया, याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक है? तो कौन हो जाएंगे? तो फिर से आपके दादाभाई नौरोजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दादाभाई नौरोजी ही हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलते हैं, निम्नलिखित में किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना अन ब्रिटिश, ठीक है, अन ब्रिटिश पदावली के प्रयोग किया? तो किसने किया? तो फिर से मतलब दादाभाई नौरोजी ही नहीं किया। ठीक है, अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक था? तो ध्यान में रखेंगे, तो कौन कौन थे? तो ध्यान में रखना है, सारे के सारे थे। ठीक है, दादाभाई नौरोजी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, RC दत्त भी थे, सबके सब भारत में, ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। ठीक है, ध्यान में सारे के सारे ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, अब देखें, दादाभाई नौरोजी आधुनिक भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में, इंग्लैंड के डेब्ट टू इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, पुस्तक लेख का नाम क्या था? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया,
द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया आदि लेखों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था पे ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे दोषपूर्ण एवं घातक दोहन का मतलब क्या किया, उजागर किया। ठीक है, तो दो लेख का नाम है इंग्लैंड डेट टू इंडिया, दूसरा जो है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, साथ में ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। बहुत सुंदर है, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तीनों लेख का नाम क्या है, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, साथ में ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तीनों लेख दादा भाई नौरोजी का। इन सब में इन्होंने धन के निष्कासन के थ्योरी को बताया था। द हिंदू के संस्थापक कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ने अपने अखबार के माध्यम से उपनिवेशवाद का आर्थिक विश्लेषण किया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आरसी दत्त, एक प्रसिद्ध आर्थिक विशेषज्ञ थे। इन्होंने भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना की। इसके अतिरिक्त बीजी जोशी साहब, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वी चंद्र राय, ये सब ने मतलब जिसको पीसी रॉय साहब कहते हैं, ठीक है, इस सब ने मतलब क्या किया, तो इस सारे चीजों का मतलब क्या किया, ब्रिटिश की जो नीति जो थी, जो कि धन को लेकर थी, सबका आलोचना किया इन लोगों ने। ठीक है, किसने ये विचार व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति की बात करेंगे, घिनौनी है तो ये स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो ये दिया था आपका कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ये विचार व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा। मार्क्स का कथन है कि सूती कपड़ों के घर में सूती कपड़ों की भरमार कर दी गई। ठीक है, मतलब भारत तो खुद ही सूती कपड़ों था, लेकिन यहाँ का मतलब हथकरघा उद्योग का मतलब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन की मशीन से, लंका सारा मैनचेस्टर के बने मशीनों से सूती कपड़े को लाकर मतलब भारत में मतलब क्या कर दिया गया, भर दिया गया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तावित अपवाद सिद्धांत, जिसको बोलते हैं ड्रेन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, अपवाद सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है। ठीक है, तो देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा है, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग होता है, कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत को वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो भाई साहब बहुत बड़ा पैसा तो आप बहुत धन तो ले जा रहे हो, लेकिन उसके बाद में भारत को कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, भारत की वयोवृद्ध नेता, जिसको मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1901 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, ठीक है, 1901 दे रहा, आप लोग 1902 बताए थे, ठीक है, 1901 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे भारत के आर्थिक शोषण का उद्घाटन करते हुए प्रसिद्ध धन की अपवाद सिद्धांत, जिसको ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ कहते हैं, की विस्तृत व्याख्या की। नौरोजी ने अपने विश्लेषण में यह निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग देश या कुल राष्ट्रीय उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जा रहा है, जिसके एवज में भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल या प्राप्त नहीं होता है। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की। ये भी पूछा जा सकता है, धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकृति कब प्रदान की गई, तो 1896 के, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1892 में दादा भाई नौरोजी को उदारवादी दल की ओर से, ठीक है, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया। उन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की नामक स्थापना भी की थी। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना कहां पे की थी, तो लंदन में की थी। कहां पे की थी, लंदन में की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं पानी पीता हूँ। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, में प्रस्तुत किए गए अपवाहन सिद्धांत का शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है, कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का कुल वार्षिक उत्पाद एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा है, जिसके बदले में महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिल रहा है। तो यही तो सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम संपत्ति अपवाहन का प्रतिपादन किया। ठीक है, 1896 में कलकत्ता में इसके वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपत्ति अपवाहन की आलोचना करने का संकल्प लिया। तो ध्यान में रखना कौन सही, तो ध्यान रखिए दोनों को दोनों स्टेटमेंट की सही, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। अब देखें, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्न के दो कथन है, कथन ए का कथन दो, इन दोनों कथनों को सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, बताना है, अगर पहला सही होगा तो दोनों कथन अलग अलग सही है, कथन दो कथन एक ही सही है स्पष्टीकरण। दोनों कथन तो सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसमें कथन एक सही है, कथन दो गलत है। इसमें कथन एक गलत है, कथन दो सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते क्या है। ठीक है, आप देखेंगे पहला स्टेप दादा भाई नौरोजी ने तर्क दिया कि जो कुछ बाहर अपवाहित हो रहा है वहां संभावित अधिशेष था, जिससे यदि भारत में निवेश किया गया होता तो भारत में अधिक आर्थिक विकास हो सकता था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट साम्राज्यवादियों का विश्वास था कि
भारत को ठीक है व्यापक पूंजीवादी विश्व बाजार में ले जाया गया था तथा वो अपने आप में आधुनिकीकरण की और प्रगति था। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोनों कथन तो सही है लेकिन एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अब आते 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावी देन थी की, तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या में भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ाया, ऐसा कुछ ना, तो उन्होंने अपनी सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। क्या हो जाएगा, तो केवल ऑप्शन एक हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक योगदान उनका क्या था, उन्होंने अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दादाभाई नौरोजी का उत्साह सिद्धांत, ठीक है, डेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था, तो कौन नहीं करता था, सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे, क्योंकि अंग्रेज के बहुत बड़े चापलूस थे। ठीक है, चाटुकार थे अंग्रेज के, ये अंग्रेज के चाटुकार के अलावा अंग्रेजी अधिकारी भी थे। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, सर सैयद अहमद खान अंग्रेजी शासन के अंतिम समय तक वफादार बने रहे थे और मुस्लिम समाज के विकास के लिए भारत में अंगल सत्ता बने रहना आवश्यक मानते। उनका मानना था ब्रिटिश जो है भारत में, तभी जाकर मुस्लिम का विकास हो सकता है, इसलिए दादाभाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, स्पेक्ट्रम में मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, अब देखेंगे आगे चलेंगे। क्या भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था, निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठन थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आईएएस में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, आईएएस प्री 2011 में पूछा गया। तो होम चार्ज लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए भारत से ली जाने वाली निधि है। ठीक है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों वेतन का पेंशन देने भारत से प्रयोग में ली जाने वाली निधि। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये भी आपका सही, मतलब लंदन में जो लंदन में जो इंडिया ऑफिस के भरण पोषण पर जो खर्चा जो होता था वो भी भारत से लेते थे, और भारत में जो कार्य कर अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में ली जाने वाली निधि जो थी वो भी भारत से देते थे, इसको बोलते थे होम चार्जेस। भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली निधि की बात करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, केवल इसका 1-2 होगा। ठीक है, दोनों को दोनों ऑप्शन होगा, ध्यान में रखिएगा, यूपीएससी में प्रश्न पूछा है। ठीक है, क्या था, तो लंदन में इंडिया ऑफिस जो होता था, इंडिया ऑफिस जहाँ पे इंडिया का सारा कार्य प्रणाली होता, सचिव बैठता था। ठीक है, उसके भरण पोषण के लिए पैसे भारत से जाते थे, और भारत में जो अंग्रेज कर्मचारी जो थे उनका वेतन पेंशन सब कुछ मतलब कहाँ से मिलता था, भारत से मिलता था। ठीक है, उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्ज भारत में संपत्ति दोहन का प्रमुख अंग था। औपनिवेशिक भारत में होम चार्ज गृह शुल्कों से तात्पर्य था इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत की ओर से किए जाने वाला व्यय था। इसमें लंदन में इंडिया हाउस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में ली जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देने होते प्रयोग में ली जाने वाली निधि इत्यादि सबके सब जो था इसमें शामिल था। ठीक है, अब आते हैं भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित है, क्या समाहित है, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों को पेंशन था। ठीक है, भारत से खरीदे के सैन्य एवं अन्य भंडार भी शामिल था। ठीक है, रेलवे पे गारंटीकारी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रेलवे के गारंटीकारी ब्याज, और इसका आंसर ए लिया है। ठीक है, उपायुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये होना चाहिए, रेलवे के गारंटीड ब्याज, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार। ठीक है, ये तो नहीं होगा, क्या ऑप्शन है। ठीक है, इसका 1-2 होगा। ठीक है, रेलवे के गारंटी के ब्याज, ग्रांटेड इंटरेस्ट ऑन रेलवे, आई थिंक ये भी सही होगा, क्योंकि इसका क्लियर पता नहीं चल रहा है, इसका ऑप्शन ई लिया है, मतलब एक से अधिक ऑप्शन इसका सही है। अब देखें निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का कौन सा कथन की बात करेंगे प्रभाव नहीं था, तो पहला नंबर ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, कुटीर उद्योगों का पतन तो हो गया। ठीक है, बैड कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि की दुर्दशा जो थी समाप्त हो गई। ठीक है, मतलब बहुत कृषि जो था काफी खराब स्थिति में था। रेबल ऑफ इंडियन नेवी, ये आपका कृषि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता है। ठीक है, ब्रिटिश आर्थिक नीति के प्रभाव में कुटीर उद्योग का पतन था, कृषि दुर्दशा, रेलों का विस्तार प्रमुख है, जबकि भारतीय नौसैनिक का विद्रोह आर्थिक नीतियों के अतिरिक्त अन्य सामाजिक धार्मिक और कारण भी था। ठीक है, बहुत सारे कारण थे, जैसे कि नौसैनिक को जो था क्या दिया जाता, अच्छे खाना नहीं दिया जाता था, उनका अंग्रेजों के समान उनकी पद को बराबरी नहीं दिया जा सकता, उनकी पदोन्नति नहीं होती थी, इस वजह से रॉयल इंडियन नेवी का विरोध हुआ। कब होता है रॉयल इंडियन नेवी का विरोध, कब होता है, 1946। ठीक है, 1946 में। ठीक है, बहुत सुंदर। आप देखेंगे भारत में उपनिवेशी काल में हिटले आयोग का क्या उद्देश्य था, हिटले आयोग का था तो श्रमिक से संबंधित है ना हिटले आयोग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पे मतलब सिफारिश प्रस्तुत करना, ये आपका हिटले आयोग से संबंधित है। ठीक है, अभी आईएएस में पूछा, 2003 में पूछा है। ठीक है, जे हिटले की अध्यक्षता 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में हिटले आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, आयोगों एवं बंगालों में श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करना था। इसके समय में 1928 में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का गठन किया गया। इसके समय 1931 में रॉयल लेबर कमीशन की रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई। ठीक है, तो 1928 में
इसी के समय रॉयल कमीशन आता है, ठीक है, जो कि श्रमिक से संबंधित है। रॉयल लेबर कमीशन की रिपोर्ट 1931 में आती है, ठीक है। और हिटले के रहता में 1929 में लॉर्ड इरविन के समय हिटले आयोग का गठन किया गया, जो कि किससे संबंधित थी, किससे संबंधित है, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों की सिफारिश प्रस्तुत करता है हिटले आयोग, ठीक है। और हिटले कमीशन का संबंध किससे है, किससे संबंधित है, श्रमिक से, श्रम से संबंधित है, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब आगे कितना क्वेश्चन था इसमें, 100। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देख के बताइए कितना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनके नीचे दिए कितना है, 156। ठीक है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, अनुकूल तो नहीं था ना, प्रतिकूल था, ठीक है। धन की निष्कासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, ठीक। द देन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये तो सही लग रहा है, ठीक है, मतलब बी सही लग रहा है, ठीक है। क्या ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए लिया है, ठीक है। इसका ऑप्शन ब्रिटिश काल में कुछ वर्षों को छोड़कर, ठीक है, कुछ वर्षों को छोड़कर सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। मतलब शुरू, मतलब कुछ वर्ष को इसने अपवाद में माना है, तो कुछ वर्ष को अगर छोड़ देंगे तो भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। अनुकूल में क्या होता है, एक ट्रेड प्लस होता है, ट्रेड डिफिसिट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम अगर अमेरिका के साथ व्यापार अगर करते हैं तो हमारा व्यापार ज्यादा होता है और अमेरिका का कम होता है, उसको बोलेंगे ट्रेड प्लस, मतलब ट्रेड प्लस के हमारे फेवर में। और चीन के साथ अगर हम व्यापार करते हैं तो हमारा व्यापार कम हो जाता है, चीन का व्यापार ज्यादा हो जाता है, उसको बोले ट्रेड डिफिसिट बोलते हैं, ठीक है, जब व्यापार अंतर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या था, शुरू की अगर बात करेंगे तो भारत जो था ट्रेड प्लस में था, लेकिन बाद में जाके ट्रेड मतलब क्या हुआ, कुछ वर्षों में आगे चल के ट्रेड में संतुलन जो था अनुकूल नहीं था, ठीक है। कुछ चूंकि औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन को अपने उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और भारत उस माल में ब्रिटेन के कच्चे माल का प्रमुख नहीं आता था, व्यापार संतुलन अधिकांश वर्षों भारत के पक्ष में रहा। दूसरी तरफ धन की निकासी का स्वरूप ही एक प्रकार का अप्रतिफलित निर्यात ही था, तो दूसरा वाला तो ऑप्शन सही था, पहला वाला थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम लिखिए जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र के निर्माण के पथदर थे। वो एक अभियंता भी थे, तो विश्वेश्वरैया साहब, ठीक है, क्योंकि प्रख्यात इंजीनियर थे ये, प्रख्यात इंजीनियर। शिक्षा शास्त्री भारत रत्न विश्वेश्वरैया देश के आर्थिक विकास के लिए योजना के आवश्यक पे आधारित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया की रचना की थी। क्या नाम था पुस्तक का नाम, विश्वेश्वरैया का पुस्तक का नाम, विश्वेश्वरैया जी का, ठीक है, ध्यान रखें, प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, ठीक है, 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें इन्होंने भारत के नियोजित आर्थिक विकास के जो 10 वर्षीय योजना प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय को दुगुना करना, लघु एवं बड़े उद्योग को विकसित करना तथा कारखाना क्षेत्र में मतलब क्या करना था, उत्पादन करना था। तो विश्वेश्वरैया साहब का पुस्तक का नाम क्या था, प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये सब, ठीक है, इसको हो सकता है एग्जाम में हुबहू आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। किस भारतीय व्यवसायी ने गांधी जी के सर्वनिष्ठ उद्देश्य और, ठीक है, ध्यान तो घनश्याम दास बिरला हो जाएंगे, कार्य करने में उनकी सहायता के लाभप्रद पूंजीवाद का समर्थन किया, ठीक है। तो घनश्याम दास बिरला उद्योगपति थे कि गांधी जी के बहुत ही मतलब अच्छे मतलब मित्र भी थे, ठीक है। तो घनश्याम दास बिरला ने गांधी जी के सर्वनिष्ठ उद्देश्य की ओर ध्यान करने के लिए उनकी सहायता के लिए लाभप्रद पूंजीवाद का समर्थन किया। 1932 में हरिजन सेवा संघ जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया के संस्थापक के अध्यक्ष बने, ठीक है, ध्यान रखिए। गांधी जी अपने जीवन के आखिरी 4 महीने में उनके बिरला हाउस दिल्ली में भी रहे थे, ठीक है, तो बहुत अच्छे मित्र भी थे। बिरला हाउस दिल्ली में है, वहाँ पे गांधी जी अपने जीवन के आखिरी महीने में रहते हैं, यहीं पे इनकी गोली भी लग गई थी, ठीक है। तो 1932 में हरिजन सेवक संघ जो बना था उनके अध्यक्ष किसको बना दिया जाता था, तो घनश्याम दास बिरला जी को उनके अध्यक्ष के तौर पर बना दिया जाता है, ठीक है। अब आता है आज का प्रश्न की देखेंगे तो 153 नंबर प्रश्न देखें। अंग्रेज की आर्थिक नीति किससे औपनिवेशिक अर्थनीति की संख्या दी, किसने दी, तो जवाहरलाल नेहरू ने मतलब क्या बोला था, इसको बोला कॉर्डियल इकोनॉमिक पॉलिसी कहा था नेहरू जी ने, ठीक है। ब्रिटिश आर्थिक नीति को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी थी। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व की समाप्त करने की नीति बनाई थी, हालांकि कभी आ नहीं पाता है, ठीक है। कार्यकारिणी समिति मतलब 1937 में, ठीक है, बीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1937 ईस्वी के कांग्रेस सरकार ने चुनाव अभियान के दौरान कृषि में सुधार करने का आश्वासन दिया। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकारिणी ने भू सुधार हेतु व्यापक रणनीति तैयार की और कांग्रेस शासित राज्यों में कृषकों की व्यापक हित में काश्तकारी अधिनियम पारित किए गए, ठीक है। संयुक्त प्रांत में 1939 में तथा बिहार में, ठीक है, बिहार उड़ीसा में 1938 में नए काश्तकारी कानून पारित किए गए, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा 1937 में, ठीक है। 1937 में चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने प्रॉमिस किया था, ठीक है। 1939 में बिहार एवं उड़ीसा में, 1938 में, ठीक है, संयुक्त प्रांत में 1939 में तथा बिहार एवं उड़ीसा में 1938 में नए काश्तकारी कानून बनाए गए थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारत में नियोजन के संबंध में क्या सत्य है,
ठीक है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, ठीक है, अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया। दूसरा ऑप्शन है हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से, ठीक है, राष्ट्र व्यापक नीतियों को स्वीकार करने की घोषणा भी की थी। ठीक है, ध्यान रखें मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। ठीक है, तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो दूसरा वाला तो सही लग रहा है, और उसके बाद बात करेंगे तीसरा वाला भी सही है और चौथा वाला भी सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण करने की घोषणा की थी 1938 में। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, 7 जेपीएससी में प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक योजना का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत कर लिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 91वां अधिवेशन वर्ष 1938 में सूरत के हरिपुरा में स्थापित हुआ। ठीक है, हरिपुरा में स्थापित होता, सूरत के हरिपुरा गांव में स्थापित हुआ, गांव में होने वाला पहला था। ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्षता, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोस ने कहा कि योजना आयोग के माध्यम से राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेंगे। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना समिति का निर्माण करने की घोषणा की थी। ठीक है, योजना आयोग का गठन की बात करें 15 मार्च 1905 को केसी नियोगी की समिति में, ठीक, संतुष्टि पर एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री संस्था के रूप में किया गया। ठीक है, कौन सी समिति? केसी नियोगी। ठीक है, भारत के केसी नियोगी कौन है? भारत के पहले केसी नियोगी भारत के पहले कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष है केसी नियोगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार योजना के स्थान पे कौन सा लेकर आया? नीति आयोग लेकर आ गया। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्वतंत्र भारत के भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हदबंदी। ठीक है, ध्यान रखें हदबंदी कानून व्यवहारिक जोत पे केंद्रित है, न कि व्यक्तिगत जोत पे। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था, गलत बात है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कौन सा सही? स्वतंत्र भारत में कृषि सुधारों के संदर्भ में स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। अच्छा, अब हम ब्रिटिश के लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के लेकर तो सही हो जाएगी। ठीक है, कृषि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था, बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। भारत में कृषि सुधार कार्यक्रम के मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि की चकबंदी तथा प्रति परिवार अथवा प्रति कृषक भूमि का निर्धारण, मुख्यतः प्रमुखता भूमिहीन लोगों के लिए जमीन अधिशेष भूमि का वितरण भी करना था। 1950-1960 के दशक में भू स्वामित्व का कानून विभिन्न राज्यों के अधिनियमित किए गए, जिसमें 1972 में केंद्र सरकार के निर्देश पर भी संशोधित किया गया। ठीक है, अब जो है सो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रमुख जनजातीय कृषक एवं नागरिक विद्रोह। ठीक है, बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछता है, हर साल रहता है। ठीक है, क्योंकि बिहार की बात करेंगे, फिर बंगाल की बात करेंगे, झारखंड दैट टाइम पार्ट ऑफ बिहार। ठीक है, प्रमुख जनजातीय कृषक एवं नागरिक विद्रोह का सेंटर रहा था, तो 100% यहाँ से प्रश्न आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो आज इसी को सीमित रखेंगे। कल के क्लास में कितने क्वेश्चन है? इसमें जितने भी क्वेश्चन हो घर से आप लोग इसको पढ़ कर आइएगा। चैप्टर नंबर 7 में हम लोग अभी तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कल आप लोग सभी लोग प्रमुख जनजातीय कृषक एवं नागरिक विद्रोह को क्या करना है? घर से